माय गॉड, इतना भयंकर सस्पेंस, आप सभी हैरान रह जाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही सस्पेंसफुल मूवी जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। कहानी की शुरुआत में हम लोग दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में बच्चा होता है। और दिव्या को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि ये एक गहरी सोच में डूबी हुई है। उसी समय दिव्या का पति जयराम जो कहीं जा रहा था, वो दिव्या से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन जयराम दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं देता। अब दिव्या गुस्से में बोलती है कि तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं देते हो। जयराम अपनी मर्जी से घर आते हो, अपनी मर्जी से जाते हो, कहाँ जाते हो किसी को कुछ भी नहीं बताते हो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या मैं घर के सामानों की तरह ऐसे ही पड़ी रहती हूँ? तुम मुझे क्यों अपने से दूर कर रहे हो? जयराम, मैं तुम पर इतना गुस्सा होकर बोल रही हूँ, तब भी तुम मुझ पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। जयराम दिव्या को एक साइकेट्रिक डॉक्टर का कार्ड देकर कहता है कि तुम इस डॉक्टर के जाकर मिल लो। दिव्या हैरान होती है और पूछती है कि मैं पागल हो चुकी हूँ जो डॉक्टर के पास जाऊंगी? लेकिन ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन तुम किसके पास जाओगे? किसके साथ रातें बिताने के लिए जाओगे? किसके साथ सोओगे? मुझे तुम्हारी कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। इस तरह से दिव्या बहुत बड़ा हंगामा कर जयराम से झगड़ा करने लगती है। इसी घर में लक्ष्मी नाम की एक काम वाली बाई रहती है। दिव्या को बोलती है कि मैडम आप शांत रहिए। दिव्या गुस्से में लक्ष्मी को जोर से थप्पड़ मार देती है। अब इसे देखकर जयराम को भी गुस्सा आ जाता है और वो दिव्या को पलटकर जोर से थप्पड़ मारता है। इसके बाद ये तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मतलब कि दिव्या अपने कमरे में चली जाती है, जयराम अपने काम से बाहर की तरफ चला जाता है और लक्ष्मी अपने घर के काम में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी देखती है कि दिव्या का बच्चा रो रहा है। लक्ष्मी इस बच्चे को लेकर दिव्या के कमरे के पास जाती है और उसका दरवाज़ा डोर को नॉक करती है। कहती है कि मैडम जी, आपका बच्चा रो रहा है, इसे शायद भूख लग रही है, दरवाज़ा खोलिए। मगर दिव्या दरवाज़ा नहीं खोलती। जब लक्ष्मी खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो उसका देखकर अंदर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दिव्या ने खुद को फांसी लगा ली थी। इसके बाद लक्ष्मी सीधा पुलिस को कॉल करती है तो विक्रम नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपने कांस्टेबल के साथ इस घर पर आता है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लक्ष्मी विक्रम को दिव्या के कमरे में लेकर जाती है, उसकी डेड बॉडी को दिखाती है। कमरे में आने के बाद विक्रम इस रूम को दिव्या को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। तो विक्रम को एक कंकड़ मिलता है, मतलब कि एक ईयरिंग का निकला हुआ एक छोटा सा नग मिलता है। उसके बाद वो उसको अपने पास रख लेता है एज अ एविडेंस। विक्रम लक्ष्मी के पास आकर उसका नाम, उस लड़की का नाम, उसके पति का नाम, सारी इन्फॉर्मेशन उसे डिटेल में पूछने लगता है। अब इन्हीं पूछताछ के दौरान विक्रम लक्ष्मी के गाल पर निशान देखता है, उसके बारे में पूछता है। तो थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो सारी बातें लक्ष्मी विक्रम को बताने लगती है कि दिव्या ने मुझे थप्पड़ मारा तो जयराम जी ने भी दिव्या को थप्पड़ मारा। और विक्रम जब जयराम के बारे में पूछता है तो लक्ष्मी बताती है कि वो एयरपोर्ट के लिए गए हैं। मैंने सुना कि मुंबई में उनकी एक मीटिंग है। विक्रम अपने कांस्टेबल को बोलता है कि तुम जल्दी से एयरपोर्ट जाकर जयराम को यहाँ आने के लिए बोलो, मौसम सही नहीं है, अभी एयरपोर्ट पर ही होंगे। इसके बाद विक्रम लक्ष्मी को कहता है कि तुम्हारी मैडम ने खुद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इन्हें बड़ी प्लानिंग के साथ किसने ख़त्म किया है। विक्रम जब फैमिली के बारे में पूछता है तो लक्ष्मी बताती है कि सर दिव्या अनाथ है, जयराम जी का एक छोटा भाई है आदित्य। अगले सीन में हम आदित्य को देखते हैं जो अपने हाथ में गन लेकर किसी को ढूंढ रहा होता है। उसी समय वहाँ का लोकल गुंडा इसके माथे पर गन पॉइंट करता है। हम लोगों के लिए हैरानी की बात ये होती है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आदित्य है, जयराम का छोटा भाई, जो NIA की ट्रेनिंग ले रहा होता है, उसी के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी समय पुलिस वाले आदित्य के पास कॉल करके दिव्या के बारे में बताते हैं। तो आदित्य अब जल्दी से घर आता है। यहाँ दिव्या की डेड बॉडी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विक्रम जब इससे उसके बारे में पूछता है तो आदित्य अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि जब दिव्या की मौत हुई तो विक्रम पूछता है, जब दिव्या की मौत हुई तो तुम कहाँ थे? आदित्य कहता है कि मैं NIA ऑफिसर हूँ, उसी की ट्रेनिंग ले रहा था। विक्रम कहता है कि दिव्या ने खुद को ख़त्म नहीं किया, उसे किसी ने मार दिया है। इस तरह से ये कुछ चीज़ों के बारे में बताने लगता है कि अगर दिव्या ने खुद को ख़त्म किया होता तो उसकी बॉडी का रंग बदल चुका होता और उसे फांसी लगाने के लिए रस्सी की क्या ज़रूरत थी? साड़ी या चुन्नी का भी तो इस्तेमाल कर सकती थी। एक और बात, दिव्या के पैर में एक छोटी सी चोट लगी है, लेकिन टेबल पर खून के धब्बों का निशान नहीं है। और एक बात, दिव्या के गले पर कुछ निशान भी हैं, मतलब दिव्या ने मरने से पहले उसके साथ किसी ने हाथापाई की थी। सिंपल सी बात करें तो दिव्या को मारकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। उसी समय लक्ष्मी कहती है कि सर जयराम सर के बीच में थोड़े समय के लिए घर आए थे, तभी यहाँ जयराम भी आ जाता है। विक्रम को यहाँ देखकर वो पूछता है कि सर क्या हुआ? मुझे कल मीटिंग के लिए जाना है। विक्रम कहता है कि आपकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। जयराम ऊपर जब जाने की कोशिश करता है तो विक्रम उसे रोक देता है और बोलता है कि आप ऊपर नहीं जा सकते जब तक फॉरेंसिक वाले यहाँ पे नहीं आ जाते। जयराम को ये भी कहता है कि दिव्या ने खुद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे किसी ने मारा है। लक्ष्मी का कहना है कि आप बीच में एक बार घर आकर भी गए। जयराम बताता है कि सर मैं एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गया था, इसलिए मैं वापस आकर उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर फिर चला गया। मैं ज़्यादा देर तक घर पर नहीं रुका। मगर फिर भी विक्रम का शक जयराम पर ही होता है कि तुम दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे, हाथापाई के दौरान तुमने ही अपनी पत्नी को मार दिया होगा। लक्ष्मी कहती है कि सर
मैं तो सर को घर के अंदर आते हुए तो देखा था, लेकिन जाते हुए नहीं देखा। उसी समय आदित्य बोलता है कि हम बाहर का सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हैं। जब ये लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो सच में जयराम जो बोल रहा था वही सही था। वह थोड़े समय के लिए घर आया और चला गया, सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय के लिए। विक्रम कहता है कि दिव्या के साथ जो कुछ इतना हुआ सिर्फ 2 मिनट के अंदर तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद विक्रम लक्ष्मी के ऊपर शक करने लगता है। इसके पास आकर थोड़ा गुस्से में पूछता है कि अगर किसी ने कि घर में कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो घर वालों को बताते हैं, लेकिन तुमने लक्ष्मी सीधा पुलिस को ही कॉल कर दिया कि तुम मुझे सच बताओ, लक्ष्मी हमसे क्या छुपा रही हो। लक्ष्मी यहाँ पर सच बताती है कि लक्ष्मी ने दिव्या को मरा हुआ देखकर सबसे पहले जयराम के पास ही कॉल किया था। इस वाक्य के बारे में जयराम को बताया लक्ष्मी ने को जयराम ने बोला कि तुम सबसे पहले पुलिस को कॉल करके बताओ, और अगर मैं इस समय घर आ गया तो सारे केस मेरे ऊपर ही लगेगा, क्योंकि दिव्या से मेरा झगड़ा होने के बाद ही दिव्या ने खुद को ख़त्म किया। तुम डरो मत, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। जयराम विक्रम को कहता है कि सर हर दिन मेरा और दिव्या का झगड़ा होते ही रहता था, और आज मैंने तो दिव्या के ऊपर हाथ भी उठाया था। मैं यही सोचा था कि शायद इसी वजह से दिव्या ने खुद को ख़त्म किया होगा। अब इसी दौरान विक्रम को एक और बात मालूम पड़ती है। एक्चुअली जयराम और इस काम वाली बाई यानी लक्ष्मी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अब ये सच सामने आने के बाद विक्रम जयराम और लक्ष्मी दोनों के ऊपर शक करने लगता है कि तुम दोनों ने अपने सुख चैन से जीने के लिए रास्ते से दिव्या को ही हटा दिया होगा। लेकिन जयराम लक्ष्मी यही बोल रहे थे कि हमने ही दिव्या को नहीं मारा। विक्रम इस घर में एक तस्वीर को देखता है जिसमें जयराम एक औरत और एक बच्चे के साथ होता है। इसके बारे में जब वो पूछता है तो लक्ष्मी बताती है कि सर ये जयराम सर की पहली बीवी हैं, कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। उनके बेटे का नाम है विनोद, जो ऊपर वाले कमरे में है। विक्रम जो ऊपर वाले कमरे में आता है तो विनोद कुछ स्केच ड्रॉ कर रहा होता है। आदित्य विनोद के बारे में बताता है कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद विनोद किसी से भी बात नहीं करता, हमेशा अपने कमरे में ही रहता है। विक्रम विनोद के पास जाकर मीठी मीठी बातें करके इसे दोस्ती वाला फील दिलाता है। विनोद से पूछता है कि इतनी रात होने के बाद भी तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। विनोद कहता है कि जब मैं सो रहा था तो मुझे हॉल से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिस वजह से मेरी आँख खुल गई। जब मैं बाहर जाकर देखा तो हॉल में कोई नहीं था। दोबारा से मैं अपने कमरे में आकर आया और मुझे नींद ही नहीं आई। इसके बाद विक्रम लक्ष्मी के पास आकर कहता है कि मुझे शुरू से ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ मुझसे झूठ बोल रहा है, किसी ना किसी बात को मुझसे ज़रूर छुपाया जा रहा है। लक्ष्मी तुम तो कह रही थी कि मैं किचन में थी, लेकिन विनोद तो बोल रहा था कि हॉल में कोई नहीं था, बच्चा रो रहा था, तुम कहाँ चली गई थी। लक्ष्मी कहती है कि सर ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं अपने घर चली गई थी। मेरी बेटी घर पर अकेली थी और मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ पर मिलकर वापस आ गई, और इसी बीच ये सारी घटना घट गई। सर इसके बाद विक्रम लक्ष्मी की बेटी मानसी को बुलाता है और उससे के बारे में पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ती हो। मानसी बताती है कि मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। इसके बाद दिव्या के बारे में बताती है कि दिव्या को किसी ने मार दिया। तुम्हें क्या लगता है कि किसने मारा होगा? सारा शक तुम्हारी माँ के ऊपर आ रहा है, सच बताओ मानसी। मानसी कहती है कि नहीं सर, मेरी माँ ने नहीं मारा, मेरी माँ नहीं मार सकती। विक्रम कहते आया है कि इसका मतलब कि तुमने मारा है। अपनी मैडम को यहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि मानसी कैसे मार सकती है। विक्रम कहता है कि यही तो सच्चाई है, जो हमें दिखाता है वो होता है, जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। दिव्या के कमरे में एक कंकड़ मिला था, जो छोटा सा स्टोन था, वो दिखाता है वो स्टोन किसी और का नहीं बल्कि मानसी के कान के ईयरिंग का ही था। मानसी के गले के पास कुछ जख्म देखता है, ऐसे ही जख्म दिव्या के गले पर भी थे। तभी लक्ष्मी बोलती है कि सर मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, दिव्या मैडम को मैंने ही मारा है। ये सुनकर मानसी कहती है कि नहीं सर, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैंने दिव्या मैडम को मारा है। दरअसल लक्ष्मी जब अपने घर गई तो उसने अपनी बेटी को बोला कि तुम वहाँ जाकर देख आओ कि बच्चा क्या कर रहा है। इस तरह से मानसी छोटे बच्चे के पास आकर उसे खिलाने लगती है। उसी समय दिव्या लक्ष्मी को बुलाती है, लेकिन वह मानसी जाती है। दिव्या इसके ऊपर गुस्सा होकर बोलती है कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ मर गई। वो छोड़ो, तुम पहले इसे साफ़ करो। दिव्या के हाथ से पानी का गिलास टूट चुका था, तो उसी को मानसी साफ़ कर रही होती है। अब इस दौरान दिव्या मानसी और उसकी माँ को बहुत नीचे दिखाने लगती है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है कि तुम माँ बेटी यहीं पर पड़ी रहती हो, तुम दोनों को कोई शर्म नहीं है, तुम्हारी माँ किसी के पास भी जाकर सोकर पैसे कमा सकती है। इस तरह से तो मानसी को लात भी मारती है। अब मानसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो खींचकर ज़ोर से दिव्या को थप्पड़ मारती है। इस तरह से इन दोनों के बीच में थोड़ी सी हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान मानसी दिव्या को धक्का दे देती है, तो उसका दिव्या का दीवार दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे मानसी वहीं मर जाती है। अब इसको देखकर लक्ष्मी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो अपनी बेटी को मारने पीटने लगती है, ये तुमने क्या कर दिया। अब इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए लक्ष्मी दिव्या को लटका देती है। इसके बाद मानसी विक्रम को अपनी फीलिंग के बारे में बताती है। एक्चुअली मानसी और अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी से जी रहे थे। जयराम के घर के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। स्कूल में मानसी के दोस्त जब उसके पिता के बारे में पूछते रहते हैं, इसे चिढ़ाते रहते हैं। मानसी, हमने सुना है कि तुम्हारे पिता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, बिना बाप के तुम पैसा कैसे हो सकती हो। इस तरह से मानसी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते हैं। मानसी अपनी माँ से हमेशा अपने
पापा के बारे में पूछती रहती है, लेकिन लक्ष्मी कभी भी मानसी को नहीं बताती। एक दिन मानसी काफ़ी ज़्यादा जिद करती है, तो लक्ष्मी मानसी को उसके पिताजी के बारे में बताती है कि तुम्हारा बाप कोई और नहीं बल्कि जयराम है। ये सुनकर मानसी काफ़ी खुश हो जाती है। वो भी जयराम के घर जब में जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि घर मेरा ही है, हमारी हंसी खुशी की फैमिली है। लेकिन यहाँ दिव्या लक्ष्मी को हमेशा डांटती रहती है, गालियाँ देती रहती है, चाहे मानसी अच्छा काम ही करे या बुरा। मानसी दिन पर दिन दिव्या से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी। मानसी कहती है कि वो डायन हम माँ बेटी को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी माँ बर्दाश्त करती रह रही थी सिर्फ मेरे लिए। अब सुबह होने के बाद फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए आदित्य भी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर और आदित्य की जान पहचान पहले से ही होती है। विक्रम जब रिपोर्ट्स के बारे में डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि रिपोर्ट्स अभी नहीं आए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारा कहना है कि दिव्या की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक माइनर डैमेज है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंसान बेहोश हो सकता है, इतने से इंसान नहीं मरता है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि दिव्या की बॉडी में एक रेयर किस्म का ड्रग्स पाया गया। अब ये सच्चाई जानने के बाद विक्रम और आदित्य के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विक्रम जयराम के पास आकर उसे यही खबर सुनाता है तो वो भी शॉक्ड हो जाकर रह जाता है। उसी समय जब इस सारे के बारे में विनोद सुनता है तो वो अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है, मतलब कि विनोद अपने कमरे में छुपा होता है। इसके बाद विक्रम विनोद के कमरे की तलाशी लेता है तो विक्रम को यहाँ पर एक दवाई मिलती है। विक्रम इस दवाई को जयराम को देता है पीने के लिए। जयराम इस दवाई को पीने ही वाला होता है, तभी विनोद आकर इस दवाई को फेंक देता है। विक्रम विनोद से इस दवाई के बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुमने इस दवाई का क्या किया, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। एक्चुअली मैं उस रात जब छोटा बच्चा रो रहा था तो विनोद नीचे जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी दिव्या लक्ष्मी को बुलाने लगी, मतलब कि लक्ष्मी को पानी लाने के लिए बोल रही थी। तभी विनोद जूस में वो दवाई मिलाकर दिव्या को ले जाकर देने लगता है। यहाँ एक और बात पता चलती है कि विनोद भी दिव्या को पसंद नहीं करता था। अपने पिता के साथ अपनी माँ की जगह दूसरी औरत को वो नहीं देखना चाहता था। दरअसल जयराम और उसकी पहली पत्नी के बीच में जमती नहीं थी। दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। उसकी पत्नी ने खुद को ख़त्म करने के लिए जहर की दवाई ले आई, लेकिन जयराम उसे रोकने लगा। अब विनोद की माँ ऐसी गलती ना करे, इसके लिए उसने इस दवा को छुपा दिया। इसके बाद कैंसर की वजह से विनोद की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाद में जयराम ने दिव्या से शादी की, लेकिन शादी के बाद जयराम दिव्या के बीच में हर दिन झगड़े होने लगे। ये बात विनोद को भी पसंद नहीं आई। अब प्रेजेंट टाइम पर पुलिस वाले विनोद को अरेस्ट करके उसको जुवेनाइल होम भेज देते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर विक्रम के पास कॉल करके उसे जल्दी से अपने पास बुलाता है। विक्रम जब डॉक्टर के पास आता है तो यहाँ पहले से ही आदित्य बैठा होता है, मतलब डॉक्टर पहले से ही आदित्य को बुलाया होता है। डॉक्टर इस दवाई को विक्रम को दिखाकर बताता है कि इस दवाई से कोई इंसान नहीं मर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उसे उल्टियाँ होंगी या पेट खराब हो जाएगा। मतलब मैंने बोला था ना कि दिव्या की बॉडी में एक रेयर किस्म का ड्रग्स पाया गया था। वो ड्रग्स ये दवाई नहीं है, वो एक स्लो पॉइजन है। उस ड्रग्स को इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद उस इंसान को मरने में 5 घंटे लग जाते हैं। किलर ने ऐसा ड्रग का इस्तेमाल किया, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसी वक्त जयराम विक्रम को कॉल कर अपने घर पर आने के लिए बोलता है। जयराम के घर उसका एक पड़ोसी होता है। कहता है कि सर, जब मैंने अपने घर से बाहर निकला तो मैंने एक मास्क वाले शख्स को देखा जो जयराम के घर में घुस रहा था। इस तरह से वह शख्स जयराम के घर की तरफ अपना CCTV फुटेज दिखाता है, जो सच में उस रात एक शख्स जयराम के घर में घुसकर दिव्या के कमरे में गया। इसके बाद विक्रम इस केस को बहुत डिफरेंट एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करता है। जयराम, आदित्य, पड़ोसी इन सबको फॉलो करके देखता है, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कितना भी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर ले, विक्रम को एक भी क्लू हाथ में नहीं लगता। उसी वक्त पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर विक्रम को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर शॉक करने वाली बात ये होती है कि जो ये एविडेंस रूम था वो जल चुका था। सारे एविडेंस जल जाते हैं। विक्रम जब इस रूम की तलाशी लेता है तो उसे एक एविडेंस मिलता है। वो अपने कांस्टेबल को बोलता है कि हत्यारा मिल चुका है और कातिल कोई और नहीं बल्कि आदित्य है। मतलब कि यहाँ पर इस अस्पताल में विक्रम को आदित्य का जला हुआ ID कार्ड मिलता है। इसके बाद विक्रम अपना गन लेकर आदित्य के घर पर आता है। यहाँ आदित्य का घर बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। इन्वेस्टिगेशन की किताबें पढ़ी होती हैं, TV पर एक साइको की मूवी चल रही होती है। पूरे घर को अच्छे से तलाशी करता है, मगर आदित्य विक्रम को कहीं नहीं मिलता। फाइनली एक कमरे में वो चुपकर बैठा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान कांस्टेबल जाकर विक्रम को पीछे से सर पर वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य विक्रम का हाथ पैर बांधकर एक चेयर पर बिठाकर रखता है। आदित्य विक्रम को बोलता है कि विक्रम, मुझे बहुत ही मुश्किल से हाथ लगा है। अब ये सब मेरा एक जाल था। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी इस केस को सॉल्व कर लोगे। लेकिन विक्रम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दिव्या को मैंने नहीं मारा। असली कातिल का जब तुम नाम सुनोगे ना तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जानते हो असली कातिल कौन है? विक्रम, असली कातिल एक्चुअल में तुम ही हो। दिव्या को तुमने ही मारा है। और जब ये केस चल रहा था तो मैंने सोचा कि घर का ही कोई मेंबर इन्वॉल्व होगा जिसने दिव्या को मारा होगा। लेकिन जब मैं उस CCTV कैमरे में फुटेज को देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हत्यारा कोई बाहर वाला ही है। आदित्य बताता है कि सबसे पहले मैंने दिव्या के बारे में मालूम किया। उसके बारे में पता करने के लिए मैं उसके गांव गया। वहाँ पर एक औरत ने दिव्या की सारी चीज़ों को मुझे दिखाया।
वहाँ एक बॉक्स में मुझे एक लेटर मिला जिसके नीचे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। तब मुझे अच्छे से समझ में आया कि तुम इस केस को खिचड़ी बना रहे हो। तुम पहले से ही दिव्या को अच्छी तरह से जानते थे। तब से मैंने तुमको फॉलो करना शुरू किया। तुम एक वॉच की दुकान पर गए। उस रात मैंने तुम्हें एक बात नोटिस की कि तुम्हारे हाथ में घड़ी बंधी होने के बाद भी तुम दीवार पे लगी हुई वॉच में बार बार टाइम देख रहे थे। इसका मतलब तुम्हारी वॉच खराब हो गई थी, चल नहीं रही थी। जब तुम उस दुकान से बाहर आए तो मैंने उस वॉच की दुकान पे गया, तो वहाँ पता चला कि तुम अपनी वॉच क्लोन की रिप्लेसमेंट के लिए आए थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जिस जगह से हत्यारा दिव्या के कमरे में एंटर किया, तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे उस जगह पर तुम्हारी वॉच का क्लोन मिला। उस क्लोन को जब मैं लैब में भेजा तो मुझे सारी बातें समझ में आ गई। अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। विक्रम, दरअसल जब तुम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे तो दिव्या को लटकता हुआ देखकर तुम शॉक्ड रह गए थे। यही सोचने लगे थे कि मैं इस केस को दूसरे के ऊपर डाल दूंगा। लेकिन जब मैं तुम्हारी कहानी में एंटर किया तो तुम्हारी सारी प्लानिंग गड़बड़ हो गई, तो उस केस को घुमा फिरा कर मेरे ऊपर डालने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हारे कांस्टेबल से मिला और उसे बताया कि अगर विक्रम इस केस का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाएगा तो तुम समझ लेना कि असली कातिल विक्रम ही है। तो विक्रम, तुमने ठीक ऐसा ही किया। उस लैब में फायर एक्सीडेंट करवाकर मेरे खिलाफ सबूत छोड़े। और यहाँ एक और हैरान करने की वाली बात यह है कि तुम इस समय NIA के ऑफिस में हो और यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो तुम अब सच बताओ विक्रम कि तुमने आखिर दिव्या को मारा क्यों। यहाँ विक्रम अब अपनी सारी कहानी बताता है। विक्रम का बचपन बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजरा। विक्रम का परिवार एक स्लम एरिया में रहता था, लेकिन विक्रम ने पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ा। जब भी विक्रम को छुट्टियां मिलती तो वो बिना किसी मौज मस्ती किए काम करता होटल में जाकर। इसी दौरान विक्रम की माँ भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब कुछ साल गुजरने के बाद विक्रम की ज़िंदगी में दिव्या आई और दिव्या के आने के साथ ही विक्रम की ज़िंदगी की में सारी खुशियाँ आ गईं। कुछ दिनों के बाद विक्रम का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है। इनकी खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। ट्रेनिंग के लिए विक्रम हैदराबाद जाता है। वहाँ पर कड़ी मेहनत करता है और फाइनली पुलिस ऑफिसर बन ही जाता है। विक्रम की कड़ी मेहनत को देखकर IG विक्रम को अपने पास बुलाकर उसे एक ऑफर देते हैं। IG कहते हैं कि विक्रम, तो मेरी बेटी से शादी कर लो। अब ये सुनकर विक्रम सोच में डूब जाता है। इसे समझ ही नहीं आता कि अब मैं अपना करियर से अपने प्यार के पास जाऊँ। विक्रम काफ़ी सोचने के बाद अपना डिसीजन लेता है। वो अपना करियर चुनता है और दिव्या के पास लेटर लिखकर उसे भुला देता है। श्वेता से शादी करके अपनी लाइफ शुरू करता है, लेकिन इसे दिव्या का गिल्ट हमेशा सताता रहता है। इसके बाद विक्रम अपने करियर में एक केस को सॉल्व करता है, मतलब कि कुछ ड्रग्स डीलर को पकड़ लेता है। अब विक्रम की इस कामयाबी को टीवी पर देखकर दिव्या इसके पास कॉल करती है। बहुत रो रही होती है। कहती है कि विक्रम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह से दिव्या अब हर दिन विक्रम के पास कॉल करने लगी। देखते देखते दिव्या का पागलपन बढ़ते ही जा रहा था। वो विक्रम को कहने लगी कि विक्रम, अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, तो मुझे यहाँ से अपने पास ले चलो, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद दिव्या विक्रम को धमकी देने लगी, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाऊँगी। अब दिव्या से छुटकारा पाने के लिए विक्रम दिव्या को ही ख़त्म कर देता है। विक्रम ने एक ड्रग्स केस को सॉल्व किया था। एविडेंस रूम में जाकर विक्रम अपने वॉच के क्लोन की मदद से उस ड्रग्स को थोड़ा सा हासिल कर लेता है। उस रात विक्रम खिड़की की मदद से दिव्या के पास जाता है। दिव्या विक्रम को अपने पास देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे हक कर लेती है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विक्रम दिव्या की बॉडी में वो ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद दिव्या के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। जब विक्रम वहाँ से जा रहा होता है तो दिव्या कहती है कि विक्रम, तुम जाने से पहले अपने बच्चे को नहीं देखोगे। अब तक विक्रम को सिर्फ दिव्या का ही गिल्ट था, मगर इस बच्चे को देखकर विक्रम का गिल्ट 10 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम पर विक्रम अरेस्ट होकर जब जा रहा होता है तो विक्रम को दिव्या नजर आती है, मतलब कि विक्रम दिव्या को इमेजिनेशन करता है। विक्रम दिव्या को कह रही होती है कि काश विक्रम, हम दोनों साथ ही होते, हम दोनों शादी करते, हम दोनों की लाइफ बहुत अलग होती। इस तरह से विक्रम दिव्या के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करता है। तो सच में वो लाइफ विक्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और खुशियों से भरी होती है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी का सस्पेंस और ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।